आईसीयू के बेड पर पड़े अपने शरीर को निहारते हुए सिद्धार्थ अपने आसपास हो रही हलचल को देख रहा था। तभी उसके सामने 9 रंगों से बनी एक मानव आकृति आकर खड़ी हो गई। उस आकृति से निकल रही ऊर्जा सिद्धार्थ को अपनी ओर खींच रही थी। उस आकृति की आवाज स्त्री की, किंतु शरीर पुरुष का था। उसकी आवाज उसी स्त्री के जैसी थी जिसने सिद्धार्थ से सपने में मदद मांगी थी। कैसे हो सिद्धार्थ? उस आकृति ने सिद्धार्थ से पूछा। एक मृत आत्मा आपके इस सवाल का क्या जवाब देगी? सिद्धार्थ ने उस आकृति को जवाब देते हुए कहा। उसकी आवाज में एक मायूसी छुपी हुई थी। मैं तुम्हारा मनोभाव समझ सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मृत्यु जैसा शब्द सिर्फ संपूर्ण सजीव जाति को डराने के लिए गढ़ा गया है। मृत्यु सिर्फ एक सत्य है और कुछ नहीं, जिसका सामना हर उस सजीव को करना पड़ता है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जन्म लिया है। और आत्मा तो कभी मृत नहीं हो सकती। उस आकृति से अब की बार पुरुष की आवाज आई। सिद्धार्थ ने जब गौर से देखा तो वो आकृति किसी महिला के शरीर के रूप में जैसी बदल गई थी। मुझे इतना ज्ञान तो नहीं कि मैं इस विषय में कोई टिप्पणी करूं। कृपया आप बताइए कि आप कौन हैं? मैं आपके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस कर पा रहा हूं। कहते हुए सिद्धार्थ एक आश्चर्यजनक दृष्टि के साथ उस आकृति को देखने लगा था। तुम्हें ये प्रश्न सर्वप्रथम पूछना चाहिए था मित्र। सिद्धार्थ का सवाल सुनकर उस आकृति के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी फैल गई थी। तो अब बता दीजिए। उसकी बात सुनने के बाद सिद्धार्थ ने लापरवाही के साथ जवाब दिया। तुम्हें मेरे विषय में जानकारी हासिल करने से पहले आत्ममंथन करना पड़ेगा कि तुम कौन हो और किस प्रयोजन के लिए इस पृथ्वी पर भेजे गए हो। परंतु अभी तुम मुझे आदिशक्ति बुला सकते हो। कहते हुए आदिशक्ति ने सिद्धार्थ की बात का जवाब दिया। आत्ममंथन? किस तरह का आत्ममंथन? आदिशक्ति की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यही कि तुम किस लिए इस पृथ्वी पर भेजे गए हो, तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है। कहते हुए आदिशक्ति ने सिद्धार्थ को चिंता में डाल दिया था। आदिशक्ति का शरीर बार बार पुरुष और महिला में परिवर्तित हो रहा था। उसकी इस तरह की बातें सुनकर सिद्धार्थ सोच में पड़ गया और उसने फिर से सवाल किया, क्या मैं इस सवाल का मतलब जान सकता हूं? क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं इन गूढ़ बातों को समझ सकूं। सिद्धार्थ ने थोड़ा गंभीर होकर आदिशक्ति से कहा, इसलिए मैं स्वयं यहां आया हूं ताकि तुम इन गूढ़ बातों का मतलब जान सको कि आखिर तुम्हें इस पृथ्वी पर क्यों भेजा गया है। आदिशक्ति ने सिद्धार्थ की बात का जवाब देते हुए कहा, तो बताइए। जैसे ही सिद्धार्थ ने इतना कहा, उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया हो और वो थोड़ी देर में ही अस्पताल से अलग किसी अन्य जगह पर था। सिद्धार्थ ने जब देखा कि उसके आसपास का दृश्य बदल गया है तो वो सकपकाकर इधर उधर देखने लगा। अब वो जिस जगह पर था वो जगह उसे जानी पहचानी लग रही थी। सिद्धार्थ ने नजर उठाकर देखा तो पाया कि वो अपने घर के सामने है, लेकिन फिर भी उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसने आसमान की ओर देखा तो वहां काले बादल छाए हुए थे और वहां से उसे बूंदें साफ बरसती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वो उसके ऊपर नहीं बरस रही थी। पेड़ों के बहुत तेज चलने की आवाज उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उसे जरा सी भी हवा महसूस नहीं हो रही थी। वो अपने घर की ओर बढ़ा और हाथ से दरवाजे को धक्का देना चाहा, लेकिन वो बंद दरवाजे में ही आर पार हो गया। वो चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी नजर अपने पैरों के पास गई, जहां उजाले के लिए जलाकर रखा गया एक दीपक जल रहा था और सिद्धार्थ उसी के ऊपर खड़ा हुआ था। दीपक की लौ उसके पैरों को भेदते हुए बाहर आ रही थी। वो अपने माँ बाप के कमरे में गया, जहां महेश और निर्मला बैठे हुए रात काटने का इंतजार कर रहे थे। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। सिद्धार्थ कहना चाह रहा था कि माँ सो जाओ, मैं आ गया हूं, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो उनकी ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उनके जितना पास जा रहा है वो उतने ही दूर जा रहे हैं। आखिरकार वो थक कर रुक गया और सीधा अपने कमरे की ओर गया, जहां गुल्लू खिड़की से बाहर उसका रास्ता देख रहा था। पता नहीं क्यों गुल्लू ने उसकी तरफ देखा और ऐसा लगा कि जैसे वो उसे देख रहा हो। इसके साथ ही गुल्लू की आंखों से अविरल जलधारा बह निकली। सिद्धार्थ समझ गया था कि गुल्लू ने उसे देख लिया है और वो समझ गया है कि वो उसे छोड़कर जाने वाला है। उसने गुल्लू को आवाज देनी चाहिए, लेकिन उसके कंठ से एक भी शब्द नहीं फूट रहे थे। सिद्धार्थ अपने घर से बाहर निकला
और बाहर आकर देखा तो उसे रॉकी दौड़ता हुआ आता दिख रहा था। उसने सिर्फ एक नजर सिद्धार्थ की ओर देखा और बिना कुछ कहे उल्टे पांव वापस चला गया। सिद्धार्थ आदिशक्ति के पास वापस आ चुका था। उसने आदिशक्ति से मनुहार करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आप मुझे क्या दिखाना चाहते हो और क्या समझाना चाहते हो। कहते हुए सिद्धार्थ की आंखों में एक जिज्ञासा साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं बताता हूं कि तुम्हें मैं क्या समझाना चाहता हूं। तुमने जब अपने गांव में प्रवेश किया तो तुम्हें सबसे पहले वहां क्या दिखा? सिद्धार्थ की बातें सुनने के बाद आदिशक्ति ने सिद्धार्थ से पूछा। मेरा घर, सिद्धार्थ ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा, और जब घर में प्रवेश किया तब? आदिशक्ति ने अगला सवाल सिद्धार्थ की ओर दागते हुए पूछा। माँ, पिताजी और गुल्लू, और फिर बाहर आने पर रॉकी। सिद्धार्थ आदिशक्ति के सवाल के जवाब देते जा रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर में आदिशक्ति उससे इतने प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं। बस, आदिशक्ति ने फिर से प्रश्न किया। सिद्धार्थ ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर वो समझ गया कि आदिशक्ति उससे क्या कहना चाह रही थी। सिद्धार्थ के घर से कुछ दूरी पर बने एक घर की छत बारिश की वजह से टपक रही थी और उस घर में रहने वाला परिवार छाता लगाए हुए बैठा हुआ था। एक घर के कोने में एक भिखारी और एक कुत्ता बारिश से बचने के लिए दीवार से चिपके खड़े हुए थे। यह नजारा देखते हुए सिद्धार्थ ने आदिशक्ति से कहा, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या समझे तुम? कहते हुए आदिशक्ति की आंखों से निकल रही रोशनी और तेज हो चली थी। यही कि मुझे सिर्फ पृथ्वी पर इसलिए नहीं भेजा गया है कि मैं स्वार्थ में अंधा होकर अपना फायदा देखूं। मुझे अपने आसपास हो रही घटनाओं पर भी नजर रखनी चाहिए और जितना हो सके परोपकार करते हुए दूसरों की मदद करनी चाहिए, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपनी बात खत्म की, वो फिर किसी और स्थान पे था और ये स्थान भी उसे जाना पहचाना लग रहा था। ये वही जंगल था जहां सिद्धार्थ को गोली लगी थी और उसने उन लड़कियों को जाते देखा था। आदिशक्ति के बिना बोले ही उसने आसपास नजर दौड़ानी शुरू कर दी, लेकिन उसे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था कि वो अंदाजा लगा सके कि आदिशक्ति उसे यहां क्यों लेकर आए हैं। अंत में उसने आदिशक्ति से सवाल करते हुए पूछा, आप मुझे यहां क्यों लेकर आए हैं? तुम्हारे साथ यहां क्या हुआ था? आदिशक्ति ने सिद्धार्थ से पूछा। उन लड़कियों को बचाने के चक्कर में मुझे गोली लगी थी। कहते हुए सिद्धार्थ की आंखों में वो नजारा तैर गया था जब उसे गोली लगी थी। तुम्हें गोली क्यों लगी थी? कहते हुए आदिशक्ति ने प्रश्नवाचक दृष्टि से सिद्धार्थ की ओर देखा। उन लड़कियों को बचाने के चक्कर में, सिद्धार्थ ने फिर से वही जवाब दिया, लेकिन शायद उसका जवाब आदिशक्ति को सही नहीं लगा और उन्होंने फिर से अपना सवाल दोहराते हुए कहा, मैं आखिरी बार पूछता हूं कि तुम्हें गोली क्यों लगी थी? सिद्धार्थ को तुरंत समझ में आ गया कि आदिशक्ति उससे क्या पूछना चाहते हैं। अति आत्मविश्वास और अभिमान के चक्कर में, उसने सिर झुका के जवाब दिया। आदिशक्ति के चमकते हुए चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। वो जो चीज सिद्धार्थ को समझाना चाहती थी वो सिद्धार्थ समझ चुका था। उन्होंने फिर से सिद्धार्थ की ओर मुखातिब होते हुए कहा, तो क्या समझे सिद्धार्थ? यही कि हमें अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए और अति आत्मविश्वास और अभिमान से बचकर रहना चाहिए। कहते हुए सिद्धार्थ की नजरें झुक गई थी। बहुत अच्छे, तुम काफी समझदार हो, इसलिए पारद ने तुम्हें चुना था, आदिशक्ति ने सिद्धार्थ से कहा और फिर उसका हाथ पकड़कर वहां से लेकर अन्यत्र प्रस्थान कर गए। पारद का नाम सुनते ही सिद्धार्थ की आंखें चौड़ी हो गई और उसने बिना देरी किए हुए अपने साथ चल रहे आदिशक्ति से पूछा, पारद, ये क्या है? आदिशक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सिद्धार्थ की निगाह आदिशक्ति के मानव आकृति रूपी शरीर पर पड़ी, जिसे देखने के बाद उसका मुंह हैरानी के साथ खुला का खुला रह गया। सिद्धार्थ ने जैसे ही आदिशक्ति के शरीर को देखा, उसकी नजर आदिशक्ति के सीने से निकल रही नीली रोशनी पर गई और उसे याद है कि ये वही रोशनी है जिसने सांप के काटने पर उसकी जान बचाई थी। सिद्धार्थ की जिज्ञासा का समुद्र उसके हृदय तल में हिलोरे मार रहा था। वो आदिशक्ति से सभी अनसुलझे सवालों का जवाब चाहता था कि आखिर इस रोशनी का उस पत्थर से क्या संबंध है? ये पारद क्या है? आखिर जंगल में उसकी शक्तियों ने काम क्यों नहीं किया? आदिशक्ति कौन है जो उसकी मृत्यु के बाद उससे मिलने आया है? दूसरी ओर मिराक गृह पर कुलगुरु का आदेश पाकर युवराज रुद्रदेव तुरंत उनके आश्रम पर पहुंचे और कुलगुरु को दंडवत प्रणाम करके वहीं खड़े होकर बोले, आपने तुरंत उपस्थित होने का आदेश दिया कुलगुरु।
क्या कोई चिंता का विषय है? उनकी आवाज में अचानक से कुलगुरु के द्वारा पुकारे जाने की वजह से चिंता झलक रही थी। युवराज, क्या आपको याद है कि आपने हमसे एक प्रश्न पूछा था? कुलगुरु ने युवराज रुद्रदेव की ओर देखते हुए कहा। हाँ गुरुदेव, याद है। और आपने कहा था कि जब रक्षक को चौथी कला का ज्ञान हो जाएगा तब आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। कुलगुरु की बात सुनने के बाद युवराज रुद्रदेव ने जवाब देते हुए कहा, हाँ युवराज, और शायद समय आ गया है कि अब आपको उत्तर दिया जाए। आप मेरे पीछे आइए। कहते हुए कुलगुरु आश्रम के अंदर चले गए और युवराज रुद्रदेव उनके पीछे पीछे चले गए। पूरा आश्रम पार करने के बाद कुलगुरु एक पेड़ की खोह में बनी गुफा के अंदर घुसे और युवराज को वहीं खड़े रहने का आदेश दिया। अंदर जाकर मशाल जलाई तो पूरा आश्रम रोशनी से जगमगा उठा और युवराज के सामने एक जलता हुआ दीपक रखा हुआ था जिसकी लौ मध्यम पड़ती जा रही थी। युवराज रुद्रदेव उसे ध्यान से देख रहे थे, तभी कुलगुरु की आवाज ने उनकी तंद्रा तोड़ी। युवराज, ये जीवन दीप राज्य के रक्षक के जीवन की निशानी है। जब राज्य रक्षक आदित्य की मृत्यु हुई तो ये दीप बुझ गया था, और जब पारद ने नया रक्षक ढूंढा तो ये फिर से जलने लगा था। और जैसे जैसे नए रक्षक को नई कलाओं की शिक्षा मिल रही थी, इसकी रोशनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन ये तो कम होती जा रही है गुरुदेव। युवराज रुद्रदेव ने घबराहट के साथ कुलगुरु की तरफ देखते हुए कहा। कुलगुरु विचित्रवीर ने उसका हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले सीधा आश्रम से बाहर लेकर चले गए और आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो युवराज। आसमान में बार बार तारों द्वारा राजमहल की आकृति बनाई और मिटाई जा रही थी। युवराज रुद्रदेव ने कुलगुरु के शब्दों के अंदर छिपे मर्म को बिना कहे समझ लिया था और वो आसमान में बन और मिट रहे राजमहल को देख रहे थे। वो समझ चुके थे कि अब इंद्रनगर का भविष्य क्या चाह रहा है। अब क्या करेंगे युवराज रुद्रदेव जबकि पारद का रक्षक मारा जा चुका है? आखिर कैसे बचाएंगे वो इंद्रनगर राज्य को? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।